अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमने मेजरली हमारा गोल क्या है कि हमने रिएक्ट के बेनिफिट्स वगैरह अंडरस्टैंड कर लिए थे और एक वेब सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं ये भी समझ लिया था। आज हमने रिएक्ट से गेटिंग स्टार्टेड करना है कि हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास पहले जो सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है वो है Node.js। सही है, इसकी वेबसाइट के ऊपर आप आ जाओगे, ये आपके पास पहले भी होगा। सही है, अगर जिसके पास नहीं है वो यहाँ से गेट Node.js करेगा ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद इसको अपनी डाउनलोड के अंदर जाके जिस पीसी में डाउनलोड्स में आओगे ना तो यहाँ पर Node.js आ जाएगा। वहाँ पर डबल क्लिक करके ना आपने नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जिसके पास है वो वेरीफाई करने के लिए कि Node.js इंस्टॉल है कि नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ पर CMD लिख के एंटर करोगे ना तो ये एक ब्लैक पॉपअप सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है Node-v। सही है, और ये आपको वेरिएंट दे रहा है, तो इसका मतलब है Node.js इंस्टॉल है। इसी तरह आपने एक और चीज़ को भी वेरीफाई कर लेना है, npm। सही है, npm-v, इसका भी वेरिएंट आ रहा है। मतलब ये जो npm है ना, ये नोड पैकेज मैनेजर है, इसकी फुल फॉर्म। ये क्या करते हैं, ये इंटरनेट से पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प आउट करता है। ओके, ये जब आप Node.js इंस्टॉल करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। तो पहला काम आपका क्या है, आपने Node.js को वेरीफाई करना है कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो आपके सिस्टम के अंदर। ओके, दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर आ जाना है, C ड्राइव या D ड्राइव जिसमें भी आप अपना कोर्स चला रहे हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, वहाँ पर आपने आ जाना है। जैसे मैं नेटवर्क में मोबाइल डेवलपमेंट और यहाँ पर रिएक्ट का। सही है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सर्च बार में लिखना है CMD लिख के एंटर करोगे ना तो ये क्या करेगा कि ये जो फोल्डर है रिएक्ट वाला, इसको ओपन कर देगा आपके इस CMD के अंदर, टर्मिनल के अंदर। ठीक है, अगर आप देखना चाहो ना कि इसने कौन से फोल्डर को ओपन किया है तो यहाँ पर देखना लास्ट नेम किसका है। सही है, कौन से फोल्डर को इसने ओपन किया है CMD में, रिएक्ट के। सही है, जिसको मैंने करना था। अब यहाँ पर आप लिखोगे npx। ठीक है, हमने npm पढ़ा ना, npx क्या है कि अगर आप npx करते हो ना तो x का मतलब है कि जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है उसका लेटेस्ट वेरिएंट उठाना है। ओके, npm भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस लेटेस्ट उठाने के लिए हम npx के थ्रू चलाते हैं। ओके, आपने लिखना है npx, आगे लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, स्पेस दे के create-react-app। अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये एक पैकेज है। सही है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स है अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा था वो सारा हम रिएक्ट के बेनिफिट्स वगैरह देख रहे थे और हमने सर्वर का इंट्रो वगैरह समझा, IP पोर्ट्स वगैरह, राउट्स किस तरह से काम करते हैं, Nginx किस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी। अब हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये जो कमांड चलानी पड़ रही है ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है। सही है, ये करने के लिए अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, अबाउट तो खैर चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर दो और एक ही फाइल रख लेते हैं जिसमें हम एक हेडिंग लगा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, अच्छा, और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट की, script.js। अब जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करना हमने सीखा हुआ है कि बॉडी के एंड पे हम लगाते हैं स्क्रिप्ट का टैग जिसमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं अपनी फ़ाइल का पाथ। सही है, ये जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक होगी। अब इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ तो मेरा गो लाइव हाइड हुआ है। ओके, तो ये आउटपुट मुझे नज़र आ रही है। ओके, अच्छा, ये काम हम करने के आदी हैं, जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के, HTML लिखने के, तो हम अभी तक चीते बन गए हैं कि ये काम हमें आता है। अब हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये H1 है ना, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इस हेलो वर्ल्ड को हमने रिप्लेस करना है हेलो जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि हमने डायरेक्टली नहीं करना, हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे,
HTML के टैग्स में मैनिपुलेशन करनी हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम किसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट को। हम यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इस एलिमेंट को क्या देंगे, पहले एक आईडी देंगे, सही है। जैसे इसको मैं कह देता हूँ हेलो, और फिर यहाँ पर ये आईडी प्रोवाइड करूँगा। तो ये इतने कोड से मैं क्या करूँगा, उस टैग को गेट कर लूँगा, फिर उसमें डॉट इनर HTML करके न्यू अपना टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर दूँगा, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ ब्राउज़र में आऊँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। मतलब यही काम था ना हमारा, मैंने कहा था हेलो वर्ड को रिप्लेस करने हेलो जावास्क्रिप्ट से, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू करने, ओके। अच्छा, अब इसी तरह सोचो अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई फॉर्म है, ठीक है, उसको गेट करना हो जावास्क्रिप्ट में, फॉर्म डेफिनेटली बनेगा तो HTML के अंदर ही, सही है। इसमें मैं लगा देता हूँ कोई भी इनपुट टैग लगा देते हैं और उसमें प्लेस होल्डर रख लो, एंटर योर नेम, ओके। अब इस टैग को भी जावास्क्रिप्ट में गेट करना है तो क्या करना है, इसको आईडी देनी है पहले कोई ना कोई। मैंने इसको कह दी यूज़र नेम। अब इसको कैसे यहाँ पर गेट करेंगे, फिर लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर इनपुट टैग की आईडी और आगे उसकी वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यू। ये काम हम करेंगे, सही है। इसी तरह अगर मैंने कोई यहाँ पर लिस्ट बनाई है HTML के अंदर, उसको जावास्क्रिप्ट में गेट करना हो तो फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर कोई क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अब मैंने बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शनैलिटी है ये हमेशा हर चीज़ की यूनिक होती है। मतलब एक लॉगिन का बटन है, रजिस्टर का साइन अप का बटन और लॉगिन का बटन एक काम तो नहीं ना करेगा, अलग अलग करेगा, यूनिक ही रहेंगे, सही। इस वजह से हम यूनिक करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी रखते हैं। क्लास एक से ज़्यादा सेम हो सकती है ना, जब सेम हो सकती है तो यहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट होगा, सही है। तो इस वजह से हम ज़्यादा गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे कि अगर कोई मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को जावास्क्रिप्ट में गेट करने फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर कोई टेबल बनाया है उसको यहाँ पे गेट करना है फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एक मिनट के लिए सोचो कि अगर हमें लेट्स सपोज व्हाट्सएप या फेसबुक बनानी पड़ जाती है, सही। अब फेसबुक के अंदर तो बहुत सारे एक्शंस होते हैं, लाइक समझो उसके अंदर एक फॉर्म होता है पोस्ट क्रिएट करने का, सही है। अब उसमें पोस्ट क्रिएट हुई, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उस पोस्ट को लेके आपने शो करना है, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस पोस्ट पे लाइक हो रहा है, लाइक करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, कमेंट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर फ्रेंड्स लिस्ट आ रही हैं वो करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। क्योंकि देखो पोस्ट जो है वो सिर्फ HTML तो नहीं है ना, उसमें फंक्शनैलिटी भी है, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, न्यू पोस्ट आ रही है, ये अट्रैक्शन है, फंक्शनैलिटी है, और फंक्शनैलिटी आती है थ्रू जावास्क्रिप्ट, सही है। तो HTML में हमने अट्रैक्शन पैदा करनी है, फंक्शनैलिटी पैदा करनी है, तो हमें HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना ही पड़ेगा, और उसका हमने एक ही तरीका पढ़ा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है, समझ आ गई। अब अगर हम फेसबुक बनाने की तरफ जाते हैं, अब वहाँ पर तो बहुत सारे हर टैग के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, अट्रैक्शन होती है, ऐसे है कि नहीं। तो सोचो वहाँ पर हमें फिर कितने गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाने पड़ेंगे, हज़ारों लाखों की तादाद से, ऐसे है कि नहीं। क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में टैग्स होंगे और उन लाखों टैग्स को मैनिपुलेट करने के लिए उतने गेट एलिमेंट बाय आईडी होंगे, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब नॉर्मली इतनी ज़्यादा गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे तो क्या होगा, मेरा कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज़ होगा, ऐसे ही है ना। नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड रहता है मार्केट के अंदर के एक नॉर्मल फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट की या किसी भी फाइल के अंदर हम 500 लाइन से ज़्यादा कोड नहीं करते, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, मैक्सिमम टारगेट 500 लाइन करते हैं कि एक फ़ाइल में 500 लाइन का कोड होगा। तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, जोन सी मर्ज़ी कर लो, सही है। अच्छा, अगर हम जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग की फाइल्स है ना, उनमें 500 लाइन का स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि HTML में तो मिनिमम कार्ड बनाना हो तो 500 लाइन पे चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग में स्टैंडर्ड है कि 500 लाइन का कोड हम एक फ़ाइल के अंदर रखते हैं, ओके। अब इससे ज़्यादा करेंगे ना, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो क्या होगा, मेरी कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज़ होगा, सही है, मुझे चीज़ों को फाइंड करने में मुश्किल होगी, ओके। फिर उन फाइल्स के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं लगाने शुरू कर दूं, फेसबुक के केस में लाखों गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाऊंगा, तो अगर एक मुझे जैसे इनपुट का टैग फाइंड करना पड़ जाए, मुझे तो सारे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी 1 बाय 1 रीड करने पड़ेंगे, फिर जाके मुझे मेरी आईडी मिलेगी, सही है, जिसके थ्रू मैंने
इनपुट के टैग को गेट किया था। तो यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम इतने गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाएं। ओके, समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, HTML के थ्रू, और उसमें जो ट्रैक्शन पैदा हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब इन दोनों को इकट्ठे चलाना है तो इनका कम्युनिकेशन हमें एक ही चीज़ के साथ करवानी पड़ती है, वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब इसका एक सोल्यूशन मतलब इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपको बचाने के लिए इसका एक सोल्यूशन आया था, उसको हम कहते हैं jQuery। ठीक है, jQuery ने ये गेट करने के काम को आसान किया था। सही है, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इतना साइंटेक्स लिख रहे हैं, ऐसे ही है ना, हर जगह देखो ये चीज़ रिपीटेड है। ऐसे ही jQuery ने इस काम को आसान किया था। उसने कहा था कि मैं क्या करूँगी, इसका एक साइंटेक्स है, वो साइंटेक्स क्या है, आप डॉलर लगाते हो, डॉलर के आगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग के अंदर अपनी आईडी या क्लास दे देते हो जिसके थ्रू आपने एलिमेंट को गेट करना होता है। जैसे ये बता रहा है कि HTML में एक बटन है जिस पे क्लास लगी हुई है कंटिन्यू की, उसको गेट करो। बस इतना के साइंटेक्स लिखेंगे तो ये एलिमेंट को गेट कर लेगा। फिर डॉट HTML करके आप उसमें नेक्स्ट HTML सेट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर देखो डॉलर का साइन पैरेंथेसिस और आगे इसने ये आईडी पास की है। आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर ये इसने आईडी पास की है, आईडी के थ्रू एलिमेंट को गेट कर रहा है इतने के कोड से। लेकिन हमारे में क्या हो रहा था, हमें इतना ज़्यादा साइंटेक्स लिखना पड़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसने ये गेट करने के काम को तो आसान किया था। सही है, मतलब चीज़ें आसान तो हो गई कि बस क्लास लिखें, आईडी लिखें, आपका एलिमेंट गेट हो रहा है। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम क्या था, HTML सेपरेट थी, जावास्क्रिप्ट सेपरेट थी, और इनकी इंटरेक्शन इसी तरह से हो रही थी गेट एलिमेंट के ज़रिए से। ओके, अब जब तक ये काम रहा ना कि HTML ने सेपरेट चलना है, जावास्क्रिप्ट ने सेपरेट चलना है, एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्मेंस नहीं इतनी अच्छी आई। ठीक है, क्योंकि देखो ना HTML में लाखों टैग्स हैं, उनको गेट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कितने होंगे, लाखों के हिसाब से। तो इनको गेट करने में और इनमें मैनिपुलेशंस करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस लूज़ होती है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब इसका सोल्यूशन निकाला जावास्क्रिप्ट ने, ठीक, सॉरी रिएक्ट ने। रिएक्ट ने क्या कहा, रिएक्ट ने कहा कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को गेट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि HTML इसके अंदर नहीं लिखी हुई। ऐसी है ना, HTML एक सेपरेट फाइल में लिखी हुई है, उसको अंदर अगर हमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो हमें उसे गेट ही करना पड़ता है। रिएक्ट ने कहा कि मैं आपको ये कंट्रोल देती हूँ कि आप क्या करें, ये जो टैग है इसे HTML लिखने की बजाय जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखें। सही है, अब अगर ये टैग ही जावास्क्रिप्ट के अंदर है, अब इसमें अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना हो तो मुझे इसे गेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये टैग ही किसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट में है, तो मैं डायरेक्टली कर लूँगा। ऐसे है कि नहीं? तो उसने इस काम को आसान किया। देखो जैसे CSS की आप एग्जांपल, हमने CSS पढ़ी ना, 3 तरह की थी, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन CSS कहाँ पे लिखती थी, HTML की फाइल के अंदर ही। CSS में HTML को गेट करने के लिए हम क्या लगाते थे, सिलेक्टर। ऐसे ही है, वो सिलेक्टर क्यों लगाते थे, क्योंकि HTML सेपरेट थी, CSS सेपरेट थी, वहाँ से HTML से गेट करने के लिए हमें सिलेक्टर लगाना पड़ता था। सही है, लेकिन अगर हम इनलाइन CSS लगाते थे तो कोई सिलेक्टर लगाते थे, हम कोई सिलेक्टर नहीं लगाते थे, डायरेक्टली अपनी जो भी काम हमने करना होता था करते थे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के केस में देखो ना, तो ये समझो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हम सिलेक्टर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि HTML जो है वो सेपरेट फाइल के अंदर पड़ी हुई है, हमें उसको यहाँ पर गेट करना है तो ये सिलेक्टर लगाना पड़ रहा है। लेकिन रिएक्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये आपको सिलेक्टर के झंझट से ही निकाल देता हूँ। आप क्या करें, आप जो HTML की फाइल में लिख रहे हैं, इसको उठा के जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिखें। सही है, फिर तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट करना होगा तो आपने डायरेक्ट कर लेना है। सही है, ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह आपने इनपुट से कोई वैल्यू लेनी है, बजाय ये इनपुट का टैग आप HTML में लगाएं, ये कहाँ पे लगाएं, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लगाएं। यहाँ से फिर इसकी आपने वैल्यू गेट करनी है तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। अब उसने ये जो काम था ना गेट एलिमेंट बाय आईडी का, इसको प्रॉपरली ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि मैं आपको कंट्रोल देती हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लिखो। जब ये कंसेप्ट उसने निकाला ना, तो ये इसने
इस कंसेप्ट ने हाइप क्रिएट की, ठीक है, कि ये एक नई चीज़ थी लोगों के लिए कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं। रिएक्ट की दुनिया ने जो मेजरली चेंज लाया है ना जिन चीज़ों के अंदर, मतलब जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या क्या थे। एक तो HTML सेपरेट थी, जावास्क्रिप्ट सेपरेट थी, उसने इस काम को फिक्स किया, उसने कहा HTML लिखें जावास्क्रिप्ट के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर ये आप देख रहे हो इनर HTML, ये डॉट इनर HTML से आप जब भी कोई HTML चेंज करते हो ना तो ये HTML जो है इसको ना हम डॉम कहते हैं। ये जो HTML जो आप लिख रहे हो ना इसको हम डॉम कहते हैं, ओके। जब आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट में डॉट इनर HTML करके HTML चेंज करते हो ना तो सारा का सारा डॉम दोबारा रिफ्रेश होके लोड होता है, ओके। अब यहाँ पर अगर हज़ारों की तादाद से मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लगाए हों और इनर HTML सेट कर रहा हूँ तो डॉम सोचो कितनी बार रिफ्रेश हो, हज़ारों लाखों बार, सही है। ये दूसरा प्रॉब्लम था, ओके। इसका सलूशन निकाला रिएक्ट ने, उसने कहा कि ये काम ही मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। पहला तो उसने कर दिया कि HTML इसमें लिखें तो गेट एलिमेंट बाय ID ख़त्म हो गया। दूसरा ये जो प्रॉब्लम है ना इनर HTML सेट करना, इस काम को उसने आसान किया कैसे। उसने कहा इमेजिन करें कि ये जो HTML इसके अंदर लिखी हुई है ना ये एक डॉम है, वर्चुअल डॉम को उसने इसको नाम दिया, ओके। एक ये जो HTML की फ़ाइल के अंदर लिखी हुई है, सही है, ये मेरा क्या है, ये मेरा रियल डॉम है, एक्चुअल फिजिकल डॉम है, सही है। उसने कहा कि इमेजिन करें जो जावास्क्रिप्ट में आप HTML लिखे हो ये एक वर्चुअल डॉम है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, तसव्वुर, हकीकी, मतलब हकीकत नहीं है, सही है, बस ख्याल। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा कि ये जो HTML का डॉम है ना, रियल डॉम, इसकी कॉपी बना लूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप HTML लिख रहे हो ना इसको इमेजिन करें ये एक वर्चुअल डॉम है, सही है। मैं क्या करूँगा, इस वर्चुअल डॉम में जितनी भी चेंजेस वगैरह हो रही हैं, ठीक है, मतलब जो भी यूज़र चेंजेस वगैरह करेगा वो चेंजेस मैं रियल डॉम में नहीं करने दूंगा, मैं किस में करने दूंगा, वर्चुअल डॉम के अंदर। जो मेरे पास कॉपी है रियल डॉम की उसके अंदर सारी चेंजेस होंगी। फिर मैं क्या करूँगा, उस वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करूँगा HTML के डॉम के साथ और देखूँगा कि यूज़र ने क्या क्या चीज़ चेंज की है। देखो अगर ये चीज़ यहाँ पर मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये कौन सा डॉम है, वर्चुअल डॉम, और ये कौन सा है, फिजिकल डॉम। उसने कहा इस वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करूँगा मैं रियल डॉम के साथ। जब ये कंपैरिजन करेगा ये देखेगा यहाँ पर जो H1 लगा है उसमें क्या है, हेलो जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जब कंपैरिजन करेगा ना तो रियल डॉम के अंदर हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करके हेलो जावास्क्रिप्ट कर देगा, ठीक है। इससे पूरा का पूरा डॉम नहीं रिफ्रेश होगा। ये कहते हैं मैं जब कंपैरिजन करूँगा सिर्फ उतनी चीज़ को चेंज करूँगा जितनी के यूज़र ने वर्चुअल डॉम के अंदर चेंज की है। इससे ये जो आपका कंसर्न था ना कि डॉम रिफ्रेश होता है, ये काम भी आपका ख़त्म हो जाएगा, सही है, समझ आ गई कि नहीं। अब एक चीज़ माइंड में रह गई, मतलब दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, उनका फिक्स भी उसने मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। तीसरी चीज़ सोचो, तीसरा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर मैं HTML लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की, ऐसे ही है ना। यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन क्या लगाई है, JS। अब ब्राउज़र के लिए तो ये अंडरस्टूड नहीं है, ऐसे ही है कि नहीं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो इसमें जावास्क्रिप्ट ही लिखी जा सकती है। HTML की फ़ाइल है उसमें HTML ही लिखी जा सकती है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इस वजह से ये मुझे एरर आ रहा है, सही है। ब्राउज़र इसको नहीं समझता। ब्राउज़र को जो चीज़ समझ आती है वो क्या है, HTML के अंदर HTML प्योर और जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट, सही है। अब अगर रिएक्ट कह रहा है कि आप HTML लिखो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको मैं वर्चुअल डॉम का नेम दे रहा हूँ, वो वर्चुअल डॉम कैसे बनेगा जब ब्राउज़र इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अगर रिएक्ट मुझे कह रहा है कि यहाँ HTML लिखो, इसको मैं वर्चुअल डॉम कह रहा हूँ, ये हाउ टू बिल्ड दिस वर्चुअल डॉम, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके। दूसरा, यहाँ पर जो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वर्चुअल डॉम के अंदर, वो रियल डॉम के अंदर तो हो ही नहीं रही, ऐसे ही है ना। जब रियल डॉम के अंदर नहीं हो रही तो फिर स्क्रीन पे व्यू कैसे आएगा, दूसरा ये भी प्रॉब्लम है, ऐसी है कि नहीं। क्योंकि ये जो डॉम है ये किसके अंदर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर है वर्चुअल डॉम, और ये डॉम किसके अंदर है, रियल डॉम HTML के साथ, सही है। अब HTML से जावास्क्रिप्ट में कम्युनिकेशन करनी हो तो हम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो उसने कहा कि मैं लाइफ में सिर्फ एक टाइम वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करने के लिए रियल डॉम के साथ
सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करूँगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि जो वर्चुअल डॉम की चेंजेस है ना मैं उसको रियल HTML रियल डॉम के अंदर रेंडर कर सकूँ। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं कि इसकी जो मैनिपुलेशंस हैं वो रियल डॉम में कैसे जाएंगी। उसके लिए वो एक बार अभी मैं प्रोजेक्ट सेटअप करूँगा ना रिएक्ट का, फिर मैं आपको वहाँ पर एक फ़ाइल होगी उसमें दिखाऊँगा। सिर्फ एक बार इसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाया होगा। ठीक है, किस लिए लगाया होगा? वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करने के लिए रियल डॉम के साथ, जो चेंजेस वर्चुअल डॉम में हुई हैं वो रियल डॉम के अंदर करने के लिए सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करेगा। सही समझ आ गई कि नहीं? अब ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। अब सवाल बस एक ही बचता है, वो क्या है कि हाउ टू बिल्ड दिस वर्चुअल डॉम, कि ये डॉम कैसे बनेगा। जावास्क्रिप्ट तो HTML को समझता ही नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे देखो हमें पता है कंप्यूटर कौन सी ज़बान समझता है, 0-1 की ज़बान, ऐसे ही है ना। लेकिन हम कौन सी ज़बान समझते हैं? इंग्लिश। ऐसे ही हम कंप्यूटर से बातें करते हैं, हम किसके अंदर करते हैं? इंग्लिश के अंदर। यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ? इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ये कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है? कंप्यूटर को मेरी ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई बातें कैसे समझ आ रही, जबकि वो तो 0-1 की ज़बान समझते हैं। किसके थ्रू आ रही हैं? कंपाइलर के थ्रू। ऐसे ही है ना, आपने पढ़ा होना है एजुकेशन में कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर कोड करते हैं, वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टूड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसे कंपाइल करते हैं। ऐसे ही है ना, कंपाइलर रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML लिख रहे हो, ये ब्राउज़र को समझ नहीं आता। ये चीज़ ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, मतलब यहाँ जो आपने कोड किया है ये ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाने के लिए रिएक्ट ने कहा मैं भी कंपाइलर्स यूज़ करूँ। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए उसने एक कंपाइलर यूज़ किया, उसको हम कहते हैं वेब पैक। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट की ब्यूटी ये भी है कि आप क्या करते हो, एक ही फाइल जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML भी लिख रहे होते हो, CSS भी लिख रहे होते हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हो, इमेजेस भी लगा रहे होते हो, वीडियोस भी लगा रहे होते हो। सारा काम एक ही फाइल, एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब सब कुछ एक फाइल के अंदर हो रहा है तो ये तो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड नहीं है। इसको ब्राउज़र को अंडरस्टूड बनाने के लिए उसने रिएक्ट ने क्या कहा, मैं क्या यूज़ करूँगी? कंपाइलर। अब एक यहाँ पर कंपाइलर मैंने लिस्ट किया है, वेब पैक, जो रिएक्ट ने कंपाइलेशन के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, इसको ज़रा गौर से समझो। ये रिएक्ट का कोड है, सही है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, CSS वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ एज अ बंडल हम इसको दे रहे हैं कंपाइलर को। ये कंपाइलर क्या कर रहा है, उसमें से जावास्क्रिप्ट सेपरेट कर रहा है, CSS को सेपरेट कर रहा है, HTML को सेपरेट कर रहा है और इमेजेस को सेपरेट कर रहे हैं। अब जब सब कुछ सेपरेट हो गया तो ये ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है ना, क्योंकि ब्राउज़र को HTML सेपरेटली समझ आती है, सेपरेट फाइल में समझ आती है। तो ये यही काम कर रहे हैं। रिएक्ट ने हमसे कहा कि आप सारा कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में करें, उसको ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाना ये मेरा काम, सही है। उसके लिए उसने ये कंपाइलर यूज़ किया। अच्छा, ये एक कंपाइलर नहीं उसने यूज़ किया, ठीक है। उसने इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए बहुत सारे कंपाइलर्स को यूज़ किया, जिनमें बेबल एक कंपाइलर है, इसको भी उसने यूज़ किया, सही है, सिर्फ रिएक्ट के कोड को ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाने के लिए, सही है। इसका भी काम यही होगा कि मतलब ये जो कंपाइलर है ना, ये वाले कंपाइलर, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाइलर आपका सारा कोड कंपाइल कर देगा, नहीं। हर कंपाइलर का एक पर्पस है। इसको ना हम कहते हैं प्लगइन्स। क्या कहते हैं? प्लगइन्स। ये ना छोटे छोटे प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स मतलब कोई प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जैसे, ठीक है, जिसका काम है कि पूरे रिएक्ट के कोड में से HTML को सेपरेट करना, सही है। तो वो कंपाइलर सिर्फ HTML सेपरेट करेगा। फिर बेबल समझो, इमेजिन करो कि इसका काम है CSS को सेपरेट करना, तो इसने सिर्फ CSS को सेपरेट करना है। इसी तरह उसने बहुत सारे कंपाइलर्स यूज़ किए जिनका अपना अपना काम है। उन्होंने रिएक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेपरेट करना है, ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाना है, सही है। और ये कोई 700-800 के करीब है ये कंपाइलर्स, हाँ, जो रिएक्ट के कोड को ब्राउज़र को अंडरस्टूड बनाने के लिए कंपाइलेशन करते हैं, सही है। समझ आ गई कि नहीं? जी जी। कौन? नहीं, कंपाइलर का काम क्या है, यहाँ पर देखो ना,
ये समझो ये रिएक्ट का कोड है। रिएक्ट का कोड का मतलब क्या है? HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर, CSS भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, इमेजेस वीडियोस भी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये चीज़ ब्राउज़र को तो समझ नहीं ना आती, ब्राउज़र को तो जावास्क्रिप्ट में HTML समझ ही नहीं आती। जस्ट लाइक जिस तरह हमें कंप्यूटर की ज़बान है समझ नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर हमारी ज़बान कैसे समझ रहा है? कंपाइलर के थ्रू। रिएक्ट ने कहा कि जो कोड आप रिएक्ट का कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हो, इसको ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाने के लिए मैं दरमियान में एक कंपाइलर रखूँगी। वो कंपाइलर क्या करेगा? वो आपसे रिएक्ट का कोड लेगा। रिएक्ट का कोड मतलब जिसमें HTML लिखी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा कोड आपसे लेगा, फिर उस कोड की कंपाइलेशन करेगा, मतलब उसमें से जावास्क्रिप्ट सेपरेट कर देगा, CSS सेपरेट कर देगा और इमेजेस वीडियोस वगैरह सेपरेट कर देगा। जब ये सारा कुछ सेपरेट हो गया तब ये ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है, फिर ब्राउज़र इसको रन कर सकते हैं। सही है? समझ आ गया कि नहीं? अब ये कंपाइलर 700-800 के करीब, ठीक है? तो समझो अगर हमें रिएक्ट का कोड चलाना है, प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो हमें कितने कंपाइलर्स चाहिए? 700-800। ये ऐसे ही जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था ना, तो बूटस्ट्रैप लिंक करना पड़ता था और एक डाउनलोड वाला तरीका देखा था। अब एक बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, लिंक करना इतना ट्रिकी है। अब यहाँ पर 700-800 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना ट्रिकी हो? ऐसे ही कि नहीं? मतलब एक प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए तो 4-5 मंथ तो मैं कंपाइलर ही इंस्टॉल करता रहूँ, ऐसे ही कि नहीं? ऐसे ही होगा। अच्छा, उसने इस काम को आसान किया रिएक्ट ने। उसने कहा कि कंपाइलर तो चाहिए ही चाहिए रिएक्ट का कोड ब्राउज़र के अंडरस्टूड बनाने के लिए। ये कंपाइलर इंस्टॉल करने का काम आसान करते हैं। इस पर्पस के लिए उसने एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, उसको हम कहते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही है? NPM पे इसको देखते हैं। ये NPM हमें पता है एक नोड पैकेज मैनेजर है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जितने भी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज या प्लगइन्स है ना, वो ओपनली यहाँ पर पड़े होते हैं। आपने भी कोई अपनी लाइब्रेरी बनानी है तो बना सकते हैं NPM पर, उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सही है? फिर बाकी यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्ट ने एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की, क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही है? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये वाली। सही है? उसने कहा कि आप ये लाइब्रेरी यूज़ करें। इस लाइब्रेरी का काम क्या होगा? आपके लिए वो 700-800 कंपाइलर इंस्टॉल करना। सही? सिर्फ आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये आपके लिए सारे के सारे कंपाइलर्स को इंस्टॉल कर देगा जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए हम। सही है? अच्छा, एक तो कंपाइलर्स इंस्टॉल कर देगा, दूसरा ये इंश्योर करने के लिए कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ने काम सही किया है, ये कहता है कि मैं आपको एक चलती हुई एप्लीकेशन दे दूंगा, बॉयलर प्लेट दे दूँ। ठीक है? बॉयलर प्लेट क्या होता है पता है किसी को? हाँ, बॉयलर प्लेट होता है चलती हुई चीज़ रनिंग फॉर्म में जो हो। जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि HTML में हम वो बॉयलर प्लेट लेते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के एंटर करते हैं तो एक कोड आ जाता है, स्निपेट आ जाता है, वो बॉयलर प्लेट है, बना बनाया कोड। सही है? इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि रिएक्ट की बॉयलर प्लेट, इसका मतलब क्या है? रिएक्ट का चलता हुआ कोड, चलती हुई एप्लीकेशन। इसी तरह जेनेटिव AI में कोई टेंसर फ्लो का बॉयलर प्लेट, इसका मतलब क्या है? टेंसर फ्लो का चलता हुआ कोड। सही है? समझ आ गई कि नहीं बॉयलर प्लेट क्या होता है? अच्छा, क्रिएट रिएक्ट ऐप ने कहा कि एक तो मैं कंपाइलर्स को इंस्टॉल करूंगा, दूसरा ये गारंटी देने के लिए कि सारे कंपाइलर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं, आपको एक चलती हुई एप्लीकेशन दे दूंगा रिएक्ट की। सही है? जो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि मेरा काम सही हुआ है, मैंने जो कंपाइलर्स इंस्टॉल किए हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए। ठीक है? समझ आ गई कि नहीं? अब आपको क्लियर है कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है? सही है? ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सारा समझा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करना पड़ता था। रिएक्ट ने इस काम को आसान किया, HTML जावास्क्रिप्ट में लिखनी है और फिर उसको अंडरस्टूड बनाने के लिए कंपाइलर्स चाहिए, वो कंपाइलर्स इंस्टॉल करने हैं हमारे लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप में। ओके? अच्छा, इस लाइब्रेरी पे अगर आप देखो ना, कोई भी NPM पे लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी एक की मदद से नहीं बनती, मतलब वन पर्सन से नहीं बनती। ठीक है? जैसे ये क्रिएट रिएक्ट ऐप एक लाइब्रेरी है, ये 11 डिपेंडेंसीज, इसका मतलब ये 11 पैकेजेस को 11 लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए बनी है। सही है? इससे आगे कितनी बनी है? 128 लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो इसको यूज़ करते हुए आगे बनी। सही? नहीं,
11 डिपेंडेंसीज मतलब 11 को यूज़ करते हुए क्रिएट रिएक्ट टैब की लाइब्रेरी बनी। 128 डिपेंडेंट्स मतलब 128 इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि आगे 128 लाइब्रेरीज क्रिएट रिएक्ट ऐप को करते हुए बनी है, यूज़ करते हुए बनी है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? इसके डाउनलोड्स भी अच्छे हैं, वीकली डाउनलोड्स ये आ रहे हैं, लाइसेंस भी है और काफ़ी ट्रस्टेड है, मतलब इस पर हम ट्रस्ट करते हैं। सही है, काम ओके करेगी। अगर आप मैनुअली करना चाहो काम, आप कहते हो मैं क्यों करूँ, मैं इसकी हेल्प क्यों लूँ, मैं 700-800 कंपाइलर खुद ही इंस्टॉल करूँगा, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आके लिखना है रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप मैनुअली। सही है, फिर आप यहाँ पर आ जाना और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना। सही है, ये भी वही बता रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैनुअली। यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी 1 बाय 1 कि क्या क्या काम करना है आपने। ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेके 1 बाय 1 शुरू कर देना। सही है, फिर 7-8 माह तो कहीं नहीं गए कंपाइलर इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, जो चीज़ बन गई है उसको यूज़ करते हुए अपना काम आगे लेके जाना है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप को उन कंपाइलर्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, इनकी अब ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली रिएक्ट का फोल्डर बना देना। अब इसके अंदर मैंने क्लासेस पढ़ानी है ना, तो मैं इसमें क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के फोल्डर्स बनाता जाऊँगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या करना था, इस फोल्डर के अंदर आके CMD लिख के एंटर करना था। अब कौन सा फोल्डर CMD में ओपन हुआ है, रिएक्ट का। सही है, अब आपने यहाँ पे कौन सी कमांड चलानी थी, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, एक लाइब्रेरी है npm की। सही है, जिसने मेरे लिए क्या करना है, कंपाइलर्स को इंस्टॉल करना है। फिर स्पेस दे के आपने एक फ़ोल्डर का नेम इसको देना है। जैसे मैं कहता हूँ क्लास 01, ये क्या करेगा, क्लास 01 के नेम से फ़ोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर के अंदर सारे कंपाइलर्स रख देगा। ठीक है, और सारी एप्लीकेशन एक स्ट्रक्चर कर देगा आपको। ओके, ये लिख के आपने एंटर कर देना। अभी आपका काम होता जाएगा, इसको बंद कर देता हूँ। ये देखो, ये इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट स्क्रिप्ट, CRA टेम्पलेट, जितनी भी इसको लाइब्रेरीज चाहिए होंगी ना रिएक्ट के कोड को चलाने के लिए, ये खुद ही उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि HTML भी जावास्क्रिप्ट में होगी, CSS भी जावास्क्रिप्ट में होगी, जावास्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट में होगी, इमेजेस वीडियोस भी जावास्क्रिप्ट में, तो ये तो काम PHP वाला नहीं हो गया। PHP में भी सारा काम यही था ना कि एक ही फाइल में सारा कोड, ऐसे ही है कि नहीं? तो ये तो सारा मोनोलिथिक हो गया। ऐसा नहीं है, मोनोलिथिक इन द सेंस कि सब कुछ हमने इकट्ठा कर दिया है, लेकिन स्टिल हम इनको सेपरेट रखेंगे। कैसे कि हम मल्टीपल फाइल्स बनाएं। सही है, इस वजह से इस तरह हम PHP से तो हमेशा डिफरेंशिएट ही हो जाएंगे। ओके, और दूसरा यहाँ पर देखो ना, हम इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसको चलाने के लिए इसको कंपाइल भी तो कर रहे हैं ना, लहदा कर रहे हैं, इसलिए PHP तो इससे बहुत पीछे रह जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन कोई आपके माइंड में हो? अच्छा, एक ये भी होता है बच्चों के दिलों में कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखना सपोर्ट कर लिया, हम HTML में जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। ऐसे है कि नहीं? HTML में जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते? उसकी रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखो, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, फंक्शनैलिटी पैदा करने के लिए। ऐसे है कि नहीं? अब HTML ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो सिर्फ स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकती। फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखी है, क्योंकि वो उसमें पहले ही फंक्शनैलिटी हम ऐड कर सकते हैं और उसमें HTML को सपोर्टेबल बना देते हैं। HTML में जावास्क्रिप्ट करते तो नहीं होना, क्योंकि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज। सही है, सही है। अब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, यह थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। ओके,
अच्छा जी, हैप्पी हैकिंग। अच्छा जी, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अरे नहीं, वो बता मैसेज दे रहा है कि हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर देखो, ये इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब ये लास्ट पे कह रहा है वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd class 01। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है कि क्लास 01 के फोल्डर के अंदर जाएं। अभी आप किस फोल्डर के अंदर हैं? रिएक्ट वाले में। मैंने क्लास 01 का फोल्डर दिया था ना, नेम दिया था। इसने उस फोल्डर का नेम उस नेम से बना दिया है ना फोल्डर। वो कह रहे हैं इसके अंदर जाएं, क्लास 01 के अंदर, और यहाँ पर आके फिर कमांड चलाएं npm स्टार्ट। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे cd क्लास 001। अब किस फोल्डर के अंदर है? क्लास 01 के अंदर चला गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे npm स्टार्ट। ये npm स्टार्ट क्या है? नॉर्मली अभी हमने HTML की फ़ाइल बनाई थी, उसको मैंने गो लाइव के थ्रू चला दिया तो वो फ़ौरन चल गई। ऐसी है ना? क्यों? क्योंकि उसको कंपाइल करने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, वो प्योर HTML है, HTML के अंदर HTML है, सही है। तो वो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है, तो वो तो ईजिली चल गई। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर HTML है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको कंपाइल करना है पहले, फिर उसको ब्राउज़र में चलाना है। अब ये जो कंपाइल करने का काम है ना, ये करने के लिए हम करते हैं npm स्टार्ट। मतलब समझो, पहले आप गो लाइव के थ्रू अपनी फाइल को चलाते थे, अब आप अपने प्रोजेक्ट को चलाया करोगे npm स्टार्ट से। npm स्टार्ट क्या करते हैं? ये जो भी आप कोड कर रहे होगे, ये उसको लाइव टाइम, लाइव मतलब जिस तरह आप चेंजेस करोगे उस तरह से ये कंपाइल करता जाएगा और आपको व्यू दिखाता जाएगा। जिस तरह गो लाइव होता है ना, आप HTML में चेंजेस करते हो, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लाइव दिखाता है सब कुछ। इसी तरह npm स्टार्ट क्या है? ये एक डेवलपमेंट सर्वर आपके प्रोजेक्ट के अंदर रन कर देते हैं, सही है, जो लाइव टाइम आपकी कंपाइलेशन कर रहा होता है और स्क्रीन के ऊपर व्यू दिखा रहा होता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। ये लिख के एंटर करूँगा ना, तो ये क्या करेगा? इस प्रोजेक्ट को चला देगा, स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट सर्वर। अच्छा, ये लोकल होस्ट क्या है पता है किसी को? IP है, ये मेरा IP है, ये लोकल होस्ट IP है मेरा, और ये 3000 उसने पोर्ट डिफाइन किया है, सही है। ये लोकल होस्ट आपके माइंड में होगा कि ये तो नंबर्स में होता है, ये लोकल होस्ट के पीछे एक्चुअली नंबर ही है। लोकल होस्ट का IP होता है 127.0.0.1, ठीक है। अच्छा खैर, ये हमारे पास इसने एक चलती हुई मुझे रिएक्ट की एप्लीकेशन दे दी है, सही है, रनिंग फॉर्म। अब ये चल रही है, इसका मतलब क्या है? सर वर्डप्रेस भी लोकल होस्ट होता है? नहीं, वर्डप्रेस और चीज़ है, उसको लोकली चलाओ तो फिर वो लोकल भी चलेगा, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, रिएक्ट को चला दी, ये ऐप चल रही है। इसका मतलब क्या है? सारे कंपाइलर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए। मैंने कहा था ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप कहता है एक चलती हुई एप्लीकेशन दूंगा आपको, ठीक है, जो इस चीज़ की गारंटी होगी सारे कंपाइलर्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं। तो यहाँ पर आप आओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या करोगे। बेशक इसको ना बंद कर दिया करना, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ना इसको बंद कर देना, CD वगैरह npm स्टार्ट वहाँ पे ना करना। आप क्या करना, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आना, जैसे हमारा क्लास 01 है ना, इसके अंदर जाके आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेना, ठीक है। अब VS कोड में हमें टर्मिनल को ओपन करना आता है ना, कैसे करते हैं? 3 डॉट्स, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक मिनट। अब लिखोगे आप npm स्टार्ट। मैंने बताया ना, इस प्रोजेक्ट को चलाना है तो हमेशा किससे चलाना है? इस कमांड के थ्रू, और कमांड हम देते हैं थ्रू टर्मिनल, ओके। तो यहाँ टर्मिनल में npm स्टार्ट लिखोगे तो ये भी वही काम करेगा जो उसने किया।
स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, और यहाँ पर ये आपकी ऐप चल रही है। सही है, मतलब रिएक्ट में फर्स्ट स्टेप पे पैर रख दिए। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट तो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब ये जो इसने फाइल्स एंड फोल्डर्स हमें दिए हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करना है ये चीज़ क्या है। मतलब ये फाइल एंड फोल्डर्स मैंने तो बनाए नहीं है, किसने बनाए, क्रिएट रिएक्ट ऐप ने, ठीक है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है ये फोल्डर्स का क्या मतलब है, फाइल्स का क्या मतलब है। ओके, अच्छा, पहला यहाँ पर एक फ़ोल्डर आ रहा है, वो है नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरे वो सारे कंपाइलर्स पड़े हैं जो रिएक्ट को चलाने के लिए मुझे चाहिए थे। सही है, नोड मॉड्यूल के फ़ोल्डर में क्या पड़ा होता है, मेरे कंपाइलर्स जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रिक्वायर्ड थे। अगर अब हम देखें ना ये कितने थे टोटल, आप नोड मॉड्यूल्स में जाएं और कंट्रोल ए करें, कितने आ रहे हैं, 867 कंपाइलर्स रिक्वायर्ड थे इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अब खुद करने बैठते तो बड़ा टाइम टेकन काम था, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने खुद ही कर दिया है। और ये सारे कंपाइलर्स इंस्टॉल करके उसने किस फोल्डर के अंदर रखे हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर कौन सा फोल्डर है, बोलो ना, जिसके अंदर मेरे सारे कंपाइलर्स इंस्टॉल हैं जो रिएक्ट को चलाने के लिए चाहिए मुझे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक फ़ोल्डर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये कंपाइलर्स हैं, समटाइम्स हमें इन कंपाइलर्स में भी चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा हमने किया भी हुआ है, ठीक है, कि किसी लाइब्रेरी ने कोई काम किया है लेकिन हमें उससे ज़्यादा कंट्रोल्स चाहिए, तो हम फिर खुद जाके उसमें मैनुअली, हमारे पास इनका कोड तो आ रहा है, यहाँ पर देखो इनकी जावास्क्रिप्ट वगैरह तो मेरे पास आ रही है, तो हम खुद भी जाके चेंजेस वगैरह उसमें कर लेते हैं समटाइम्स, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केस होता है। ओके, अच्छा, खैर सेकंड फोल्डर यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, पब्लिक। ये कौन सा फोल्डर है, ये मेरा वो फोल्डर है, मतलब ये कह लो ये मेरी ऐप का कंपाइल्ड वर्जन है जो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है, ठीक है। अगर आप इस फोल्डर के अंदर देखो ना तो इसमें HTML की फ़ाइल आ रही है, क्यों, क्योंकि ब्राउज़र कौन सी ज़बान समझते हैं, HTML की। और यहाँ पर बाकी ये इमेजेस वगैरह आ रहे हैं, फेवी आइकन वगैरह आ रहे हैं। फेवी आइकन कौन सा होता है, ये हमारा जो ये आ रहा है ना, ये वाला आइकन, ये वो पड़ा हुआ है यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर के अंदर। सही है, तो पब्लिक का फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है रिएक्ट की दुनिया में जो मेरी ऐप का वो वर्जन है जो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है। सही है, अगर आप यहाँ HTML के अंदर देखो ना तो कोई HTML नहीं इसमें लिखी हुई, ऐसे ही कि नहीं, ये सारे कमेंट्स उसने कोई लिखे हुए हैं और ये लिंक्स वगैरह के टैग लगे हैं। सिर्फ इसमें एक उसने डिव लगाया है जिसको आईडी दी है रूट की, बाकी इस फाइल के अंदर उसने और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आप यहाँ पर एक फ़ाइल है, हम चेंज कर सकते हैं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि रिएक्ट कहता है कि मैं लाइफ में एक बार सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा, किस पर्पज़ के लिए, वर्चुअल डॉम की जो चेंजेस हैं वो रियल डॉम के अंदर करने के लिए। अब ये वो फाइल है, इसके अंदर देखो उसने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाया है। ये पूरे प्रोजेक्ट में एक बार है, और कौन सी आईडी गेट कर रहे हैं, रूट, और ये रूट की आईडी हमने HTML में देखी थी, ये सही है। तो समझो वो फाइल क्या कर रही है, वो रिएक्ट का सारा कोड लेके उसको यहाँ पर इस डिव के अंदर सेट कर रही है। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको, ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन। अब आप जो कोड करोगे वो यहाँ पर नहीं करोगे, यहाँ पर कोड करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ HTML में, फिर होगा क्या, यहाँ पर देखना ये ग्लिच आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखो ना, पीछे हेलो वर्ड भी लिखा आ रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ये HTML की फ़ाइल चलती है, H1 को प्रिंट करती है, फिर ये वाला जो रिएक्ट का कोड है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अपनी इनर HTML सेट कर देता है उसके ऊपर, इस वजह से ये ग्लिच करने पैदा होता है कि पहले वो वाली HTML आ रही है जो मैंने उसके अंदर लिखी है, फिर रिएक्ट की HTML इसको ओवरराइड कर देती है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करने, डायरेक्टली इस यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये लिखेंगे तो फिर ग्लिच पैदा होगा, ओके, तो ये काम नहीं करना, ओके। अब आपको ये दो फोल्डर्स की समझ आ गई, नोड मॉड्यूल्स की और पब्लिक की। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वो फोल्डर है जिसमें मेरे सारे कंपाइलर्स पड़े हैं, और पब्लिक का फोल्डर
मेरी ऐप का कंपाइल्ड वेरिएंट है जो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक फ़ोल्डर आ रहा है SRC सोर्स का। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी डेवलपमेंट करूँ, सही है। मैं जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाऊँगा ना, वो किस फोल्डर के अंदर बनाऊँगा? सोर्स के फोल्डर के अंदर। ये मेरा डेवलपमेंट फोल्डर है, सही है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर CSS की फ़ाइल है app.css, जिसके अंदर मैं CSS लिख रहा हूँ अपनी। app.js की फ़ाइल है, ये वो मेन फ़ाइल है जिस फाइल के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट करना है। फोल्डर कौन सा है? सोर्स का, जिसके अंदर मैंने काम करना है अपना, और किस फाइल के अंदर करना है? app.js के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर ये HTML लिखी हुई है, ऐसे ही है ना, एक फंक्शन के अंदर। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिख रहे हैं, कोई एरर भी नहीं आ रहा है। ये हमारे लिए नई चीज़ कि हम HTML लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, और वो मुझे यहाँ पर शो भी हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो ना, अगर हम इस टेक्स्ट को चेंज करें, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सही है। इसको मैं चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आऊँगा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब आप यहाँ पर आओ, अच्छा वो मैंने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ये वो स्टक हो गया था, अदरवाइज़ मैं चेंजेस करूँगा ना, कोई भी हेलो ज़ुहैब करो, ये लाइफ टाइम पे ही आपको दिखाएगा, सही है। उसको कंपाइल करके साथ साथ, ओके, समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, ऊपर ये इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, ये टैग लगा हुआ है लर्न रिएक्ट का, ये वो कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते। आप ये सारा ख़त्म कर दो, ये डिफ यहाँ पर सिंपली बस लिख दो H1 हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, सही है। समझ आ गई कि नहीं? जो जो चेंजेस करनी है आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमने अपना कोड किस फाइल के अंदर करना स्टार्ट करने, app.js के अंदर, और app.js किस में पड़ी है? सोर्स के अंदर। अब नेक्स्ट एक फ़ाइल आ रही है app.test.js। ये कौन सी फ़ाइल है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, सेकंड स्टेप क्या होता है, इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करना, सही है, कि ये सही बना है कि नहीं बना। अब टेस्टिंग दो तरीके से होती है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, जो ह्यूमंस करते हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स आपके कोड को देखते हैं कि काम सही हुआ है कि नहीं हुआ। एक होती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जो एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, सही, मतलब हम कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, वो टेक्निक्स वेरीफाई करके देती हैं कि ये प्रोजेक्ट सारा सही बना है कि नहीं बना। अब जो वो टेक्निक्स होती हैं ना, वो हम राइट करते हैं इस फाइल के अंदर। टेस्टिंग के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज़ करेंगे ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम इस फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, अभी खैर हम डेवलपमेंट में, तो हम टेस्टिंग का जब टॉपिक आएगा फिर उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट, ये तो सिंपल CSS की फ़ाइल है जिसके अंदर मेरी CSS होगी। अच्छा, फिर यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है index.js। ये वो फाइल है, मतलब कह लो ये वो मिडल मैन फाइल है जो रिएक्ट का कोड लेके उसे शिफ्ट कर रही है HTML के अंदर। अगर आप देखो ना, इसी फाइल के अंदर document.getElementById है। ये वो मिडल मैन फाइल है। मिडल कौन सा होता है? दरमियान में आने वाला। ये वो फाइल है जो क्या कर रही है, सारा का सारा रिएक्ट का कोड ले रही है और उसको भेज रही है HTML के अंदर, वो रूट की ID के अंदर, सही है। समझ आ गई? हमें इसके अंदर कोड नहीं करना, हमें किस में करना। अगर आप देखो ना, यहाँ पर उसने app.js को यूज़ किया हुआ है, सही है। मेरी ऐप इसके अंदर चल रही है, ठीक है। इसके अंदर क्यों चल रही है? ये इसको ले रहे हैं और इसे HTML में सेंड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, ये सिंपल एक लोगो है, रिपोर्ट, वेब वाइटल्स, अभी सेटअप, टेस्ट, इनको भी आप इग्नोर करो, ठीक है, इन फाइल्स की, तो ये बाद में हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको? ये 3 फोल्डर्स, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक और सोर्स का फोल्डर, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है गेट इग्नोर। ये कौन सी फाइल है? ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने कोड को सिक्योर करने के लिए अपना कोड कहाँ पे पुश करते हैं? गिटहब के ऊपर, ऐसे ही है ना। अब गिटहब पे सोचो, मेरा नोड मॉड्यूल्स है, इसके अंदर 850 कंपाइलर्स पड़े हैं, ये भी गिटहब पे रख दूंगा तो गिटहब पे क्या होगा? लोड आएगा, बर्डन आएगा, सही है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये वाला फोल्डर गिटहब पे नहीं रखना चाहते, सही है। ऐसी फाइल्स एंड फोल्डर्स जिनको हम गिटहब पे नहीं ना रखना चाहते, उनको हम गिट इग्नोर के अंदर राइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ना, अगर आप, तो नोड मॉड्यूल्स राइट है,
इसका मतलब क्या है कि जब इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे पुश करूँगा ना तो सारी फाइल्स चले जाएंगी, लेकिन नोड मॉड्यूल्स नहीं जाएगा, ना ये .pnp की फ़ाइल जाएगी, ना ये फ़ाइल जाएगी, ना ये फाइल्स जाएंगी। सही है। आप जिस भी फोल्डर को फाइल को आपने इग्नोर करना है, सिंपली उसका नाम यहाँ पे लिख देना। मैं app.js लिख दूँ तो ये भी फाइल इग्नोर हो जाएगी गिट से, ठीक है। ये गिटहब पे पुश नहीं होंगी। ओके, समझ आ गई गिट इग्नोर की फ़ाइल क्या करती है। जो फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको गिटहब पे नहीं पुश करने हैं उनका नेम आपने सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ओके, उनमें से एक तो मैंने बता दिया नोड मॉड्यूल्स है, ये कभी भी गिटहब पे पुश नहीं करना, बाकी हम लर्न करते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक फ़ाइल आ रही है package.json। ये कौन सी फ़ाइल है? ये देखो, मेरे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितने कंपाइलर्स मुझे रिक्वायर्ड हैं? 850। ऐसे ही है ना। अब मुझे उनका रिकॉर्ड भी तो रखना है ना कि वो कौन कौन से कंपाइलर्स हैं और वो उनके क्या क्या वेरिएंट्स हैं, मुझे उनका रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है ना। तो package.json की फ़ाइल वो फाइल है जो उन सारे कंपाइलर्स का रिकॉर्ड रख रही है अपने पास। अगर आप यहाँ पर आओ ना तो यहाँ पर देखो एक की आ रही है डिपेंडेंसीज, मतलब मेरा प्रोजेक्ट उन कंपाइलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो ये डिपेंडेंसी है मेरे प्रोजेक्ट की कि मुझे वो कंपाइलर्स चाहिए। अब वो सारे उसने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं कि आपका प्रोजेक्ट इन कंपाइलर्स को इन कंपाइलर्स के बगैर नहीं चल सकता, ये इन पे डिपेंडेंट है। ये खुद ही राइट डाउन करेगा। ये खुद ही राइट डाउन करेगा। अभी मैं लेट्स सपोज बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल करूँगा ना तो वो मेरा प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर खुद ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं कि package.json की फ़ाइल कौन सी फ़ाइल है? वो फाइल जिसके अंदर मेरे सारे कंपाइलर्स का रिकॉर्ड है। अब आपके माइंड में होगा मेरे कंपाइलर्स तो 850 हैं, जबकि यहाँ पर तो ये कोई 10-11 लिस्टेड हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ पर तो 850 के नाम प्रिंट होने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है, क्योंकि ये वो बता रहा है package.json में कि आपका प्रोजेक्ट मेजरली इन 11 कंपाइलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कंपाइलर्स आगे जिनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो सारे मिलाएं तो 850 बन जाते। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर एक है रिएक्ट डॉम, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिएक्ट डॉम के ऊपर। अब रिएक्ट डॉम की जो लाइब्रेरी है ये आगे जिनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो 10 पे हो, 12 पे हो, 50 पे हो, 100 पे हो, वो सारे अगर हम इकट्ठे करेंगे तो वो 850 बन जाए। अब उनका रिकॉर्ड होता है package.json के अंदर। ठीक है, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है उनका रिकॉर्ड, मेरा प्रोजेक्ट जिन पे डिपेंडेंट है उनका रिकॉर्ड होगा package.json के अंदर, और वो डिपेंडेंसीज आगे जिनके ऊपर डिपेंडेंट है उनका रिकॉर्ड होगा package.log.json के अंदर। अगर आप ये देखो ना, ये फाइल भी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये वो सारे वो कंपाइलर्स का रिकॉर्ड मुझे दे रही है, कोई 17,000 लाइन्स के अंदर। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आपको? package.json में मेरी मेजरली डिपेंडेंसीज पड़ी हैं और वो आगे जिनके ऊपर डिपेंडेंट है वो उनका रिकॉर्ड package.log.json में पड़े हैं, वो सारे मिलाएं तो 850 बन। ओके, अब लास्ट फाइल रहेगी readme.md। ये कौन सी फाइल है? अच्छा, इसका नेम क्या है? readme, मतलब मुझे पढ़ो, ऐसी है ना। ये वो फाइल है जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल राइट डाउन करते हैं। सही है, मतलब देखो आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ये आपको पता है कि उसने कैसे कैसे चलना है, उसमें लॉगिन कैसे होगा, उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज़ हैं, क्या क्या कौन कौन से पेजेस हैं, ऐसे ही है ना। ये आपको पता है, ये बाकियों को तो नहीं ना पता। अब लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर के पास जाता है, तो उस डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से रन होना है, कौन कौन से इसमें पेजेस हैं, क्या क्या राउट्स हैं, उसको तो नहीं ना पता चलेगा। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये फाइल्स राइट डाउन करते हैं readme, जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मेंशन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस पर्पस के लिए बनाया था, इसमें इतने पेजेस हैं, इसको रन ऐसे करने हैं, बनाया क्रिएट रिएक्ट ऐप से था या नेक्स्ट से था, ये सारी डिटेल A to Z इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। जैसे ये बता रहे हैं ना यहाँ पर कि इसको रन करना है तो आपने npm स्टार्ट से करना है, रन दी ऐप इन दी डेवलपमेंट मोड, फिर टेस्ट करना है तो npm टेस्ट से करना है, बिल्ड बनाना है npm रन बिल्ड से करना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर राइट डाउन आपने करनी है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स शिफ्ट होते हैं ना, ट्रांसफ़र होते हैं, तो देखो आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मेरे पास पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है, मुझे उसमें चेंजेस करवानी है आपसे। ठीक है,
अब आपको कैसे पता चलेगा वो प्रोजेक्ट क्या है? ऐसे ही या तो आप क्लाइंट को बार बार कॉल करोगे कि मुझे बताओ इसके बारे में, मुझे इससे डिटेल चाहिए, ऐसे ही ऐसे बार बार उसको कॉल्स करोगे, वो क्या होगा, तंग आ जाएगा आपसे। ऐसे ही फिर आप क्या करते हो, अच्छा जो डेवलपर होता है ना, उसकी निशानी क्या होती है, जब भी उसको प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो पहले ये फ़ाइल को रीड करता है, readme.m, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। ओके, अगर ये होने के बावजूद आप क्लाइंट से बार बार रुजू करो तो वो फिर फेडअप होगा। सही समझ आ गई कि नहीं? हाँ, ये फ़ाइल नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, फिर आपका राइट है, फिर आप उससे डिमांड कर सकते हो कि मुझे भाई बताओ। ओके, लेकिन पहली नंबर पे जो हमने काम करना है वो क्या है, रीडमी फ़ाइल को रीड करना है। अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने भी लास्ट पे ये रीडमी फ़ाइल को राइट करना है, फिर उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। सही है, समझ आ गई? अच्छा, अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखो ना, तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, MD। ये MD क्या है, ये एक लैंग्वेज है, मार्कडाउन लैंग्वेज। सही है, ये जो रीडमी की फ़ाइल है ना, ये जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं मार्कडाउन। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर आ जाओगे, गूगल पर आके लिखना मार्कडाउन, तो ये इनकी वेबसाइट आ जाएगी। सही है, यहाँ पर चीट शीट में आना तो ये आपको सारी बता देगा कि मार्कडाउन के अंदर आपने हेडिंग कैसे बनानी है, बोल्ड कैसे करना है। जैसे ये बता रहे हैं, अगर आपने मार्कडाउन के अंदर हेडिंग बनानी है ना, सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है, तो आपने उसके स्टार्ट में लगाने हैं सिंगल हैश, H2, उससे छोटी बनानी है तो डबल हैश, उससे छोटी बनानी है तो ट्रिपल हैश। अगर कोई टेक्स्ट को बोल्ड करने हैं तो आपने वो सारा टेक्स्ट किसके अंदर लिख देना है, डबल स्टेरिक्स के अंदर। सही है, अगर इटैलिक करने हैं तो सिंगल स्टेरिक के अंदर। उसी तरह ये बता रहे हैं, लिस्ट बनानी है तो आपने 1 डॉट लिख के आगे नेम लिख देना है अपने जो भी आपने आइटम बनानी है। अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो स्टार्ट में हाइफन लगाना है। अगर कोड की शेप में लिखना है तो ये टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर आपने अपना कोड करना है। ये सारी यहाँ पर डिटेल उसने मेंशन की हुई है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर भी उसने लिखने का एक सिंटैक्स है। अब सिंगल हैश का मतलब क्या था, सबसे बड़ी हेडिंग। अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहो ना तो यहाँ पे क्लिक करना, ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा इसका। ठीक है, ये इसकी इनपुट फॉर्म है, ये इसकी आउटपुट फॉर्म। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? कि MD क्या है, मार्कडाउन लैंग्वेज, इसके अंदर हम रीडमी राइट करते हैं। तो आज हमने मेजरली क्या किया है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया और उसके अंदर ये सारी फाइल एंड फोल्डर्स को अंडरस्टैंड किया है। अब कल हम इससे नेक्स्ट डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ओके।